सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आती आवाजें। ये दृश्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता था। सरोज और मंगत इस बात से अनजान थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। कसेड़ी घाट के पास बसा एक छोटा सा गांव पसावा, जहां शिवानी आज अपनी बचपन की सहेली सरोज और उसके पति मंगत के आने का इंतजार कर रही है। दरअसल शिवानी और सरोज बचपन में एक साथ रहा करती थी। दोनों साथ में स्कूल जाया करती और पूरे दिन गांव में भी साथ ही खेला करती। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों की परिस्थितियां भी बदलती गईं। सरोज के पिता अपनी बेटी को लेकर गांव से दूर एक शहर में जाकर रहने लगे, लेकिन शिवानी के पिता एक किसान थे और उनकी खेती की सारी जमीन उसी गांव में थी, इसलिए वे कभी उस गांव को छोड़कर नहीं गए। कस्याड़ी घाट से पिसावा तक आने का रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था। दरअसल पिसावा में दोनों ही समुदाय के लोग रहा करते थे। उस छोटे से गाँव में कुछ घर हिंदुओं के थे और कुछ घर मुसलमानों के। दोनों ही समुदायों में से जब किसी की मौत होती तब गांव के लोग पिसावा की जमीन पर अंतिम संस्कार नहीं होने देते थे, इसलिए उन लोगों ने कसेड़ी घाट से पिसावा की तरफ आने वाले रास्ते के बराबर में लाशों को जलाना और दफनाना शुरू कर दिया। रात को 11 बजे के बाद कसेड़ी घाट के रोड पर एक रहस्यमय बोर्ड अपने आप आ जाता, जिस पर लिखा होता, हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। 12 जुलाई की शाम लगभग 9:30 बजे सरोज और मंगत कस्याड़ी घाट रेलवे स्टेशन पर उतरे और प्लेटफॉर्म से बाहर आने लगे। रेलवे स्टेशन के बाहर शाम 6 बजे से ही इतना सन्नाटा था जैसे मानो रात के 12 बज गए हों। अजी यहाँ तो टैक्सी रिक्शा कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ से तो शिवानी का गांव पूरे 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे भगवान, बस 5 किलोमीटर ही तो है। चलो दोनों प्यार मोहब्बत की बात करते करते पैदल ही निकल पड़ते हैं। अरे नहीं नहीं, गांव के जंगल में अक्सर आदमखोर जानवर रहते हैं, हम पैदल जाने का खतरा क्यों उठाएं? ठीक है, फिर करते रहो किसी टैक्सी का इंतजार, और अब ज्यादा रात यही हो जाए तो मुझे मत बोलना। बात तो आपकी भी ठीक है, चलिए फिर चलते हैं पैदल ही। अब सरोज और मंगत ने पिसावा की तरफ पैदल ही चलना शुरू कर दिया। दोनों अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे और तभी सरोज की नजर उसी बोर्ड पे पड़ी। अजी सुनिए, हम लोग तब से पैदल चलते आ रहे हैं, हमें तब से ना तो कोई घर ही दिखा और ना ही कोई इंसान। फिर आखिर ये बोर्ड किसने लगाया और इस पे आखिर ऐसा क्यों लिखा है कि हमें आराम से सोने दो? अरे कुछ नहीं यार, तुम चलो आगे, वैसे ही देर पे देर हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस बोर्ड पर लिखी बात को पढ़ने के बाद। अरे तुम्हें इस बोर्ड से ही दिक्कत है ना? ऐसा कहकर मंगत ने गुस्से में जाकर उस बोर्ड को उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे मंगत को थोड़ी सी चोट भी लग गई और उसका खून वहाँ की जमीन पर गिर गया। ऐसा करते ही मौसम अचानक बदल गया, मानो प्रकृति तांडव करने के विचार से धरती को घूर रही हो। सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से जानवरों की आती आवाजें। ये दृश्य स्वयं भगवान के अतिरिक्त किसी को भी भयभीत कर सकता था। सरोज और मंगत इस बात से अनजान थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। 11:40 पे दोनों पिसावा शिवानी के घर पहुंच गए। अरे सरोज, कितनी देर लगा दी आने में, कसेड़ी घाट से आने में इतना टाइम कहाँ लगता है? क्या बताऊं बहन, कोई रिक्शा या टैक्सी ही नहीं मिली, स्टेशन से लेकर यहाँ तक पैदल ही आना पड़ा है। तो क्या तुम लोग कसेड़ी घाट के रास्ते पे पैदल चलकर आए हो? जी मौसा जी, मजबूरी में पैदल ही आना पड़ा। तभी शिवानी के पिता की नजर मंगत के हाथ से निकलते खून पर पड़ी, जिसे देखकर उन्होंने मंगत से कहा, बेटा ये चोट कैसी लगी तुम्हें? क्या कहीं गिर गए थे रास्ते में? अरे नहीं नहीं मौसा जी, ये पता नहीं कैसे लग गई। सब मेरी बात ध्यान से सुनो, गांव का माहौल कुछ ठीक नहीं है, मेरी मर्जी के बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ऐसा कहकर वे सभी लोग सोने के लिए चल दिए, लेकिन कसेड़ी घाट के रास्ते की वो प्यासी चुड़ैलें जो मंगत के द्वारा किए गए बदसलूक से अंदर ही अंदर तड़प रही थी। वहाँ के सभी पिशाच और चुड़ैल मंगत का पड़ा हुआ खून देख देख कर उस खून को पीने के लिए बेचैन थे। अगले दिन शिवानी, सरोज, राजू और मंगत गांव में घूमने के लिए निकल पड़े। मंगत ने कभी गांव का रहन सहन नहीं देखा था, इसलिए शिवानी उसे हर छोटी बड़ी चीज दिखा रही थी। चारों गांव में घूमते घूमते न जाने कौन से रास्ते निकल गए और बीच जंगल में ही कहीं गुम हो गए। रात होने को आई और तीनों की कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरे यार शिवानी, तू हमें कहाँ लेकर आ गई? घर की तरफ जाने का तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। हाँ यार, रात भी होने वाली है। पिताजी ने हमें कहा था कि कहीं बाहर ना जाए, लेकिन हमने उनका कहना ना मानकर गलती कर दी। जस्ट रिलैक्स यार, तुम लोग परेशान मत हो, देखो वहाँ कितना बड़ा घर है, चलो आज रात यहीं गुजारते हैं। उन चारों ने जाकर उस घर के बाहर आवाज लगाना शुरू किया। घर से मोहित और अनीता बाहर आए। आप लोग कौन?
वो अंकल जी, हम लोग पास के गांव पसावा में घूमने के लिए आए थे, लेकिन अब इतनी रात हो जाने के कारण वापस नहीं जा पा रहे, तो सोचा आपसे मदद मांग कर देख लिया जाए। कोई बात नहीं बच्चों, जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकते हो, अंदर आ जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां चारों तरफ महंगे महंगे एंटिक पीसेस लगे हुए थे। ये सब देखकर उन चारों का मन इन्हें चुराने का हुआ। बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाएं। तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतजार करने लगे, क्योंकि ठीक 1 घंटे बाद मंगत अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ गया। उसने हल्के से दरवाजे में झांक कर देखा तो बेड पर मोहित अकेला सो रहा था। ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पांव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रही थी। उसे लगा कि वह लॉक है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि वह चाबी उस अलमारी की है। वह जैसे ही चाबी उठाकर अलमारी की तरफ चला, मोहित अचानक से बेड से उठकर उसके आगे एक पिशाच के रूप में खड़ा हो गया। मोहित ने भयानक हंसते हुए अंदाज में जैसे ही अपनी आंखें खोली, मंगत के मुंह से चीख निकल पड़ी। जब हमने साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमें आराम से सोने दो, तब भी तुम इंसानों को चैन नहीं पड़ा। अब चलो खुद भी हमारे साथ उन्हीं रास्तों पर सोने। ऐसा कहकर पिशाच बने मोहित ने मंगत की गर्दन उसके शरीर से अलग करके वहीं फर्श पर फेंक दी और थोड़ी देर तड़पने के बाद मंगत का शरीर भी शिथिल पड़ गया। उसके बाद वो पिशाच हंसते हुए बोला, श्रापित बंगले में आपका स्वागत है। लगता है ये मंगत सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा तो कब का हो चुका, अभी देखती हूँ ये है कहाँ। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हॉल में पहुंची। उसे वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो सरोज, कुछ चाहिए था? हाँ, वो मुझे प्यास लगी थी। तो आओ, मैं तुम्हें पानी पिलाकर लाती हूँ, मेरे साथ आओ। सरोज अब अनीता के पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन अचानक ही जब अनीता ने पलटकर सरोज को देखा, तब तक अनीता एक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसे देखकर सरोज की भी चीख निकल गई। अनीता ने भी सरोज की गर्दन उसके शरीर से अलग करके एक साइड में फेंक दी और जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन अभी भी सापुत हवेली में 2 शख्स जिंदा बचे थे, जिन्हें अभी भी इस बात की कोई खबर नहीं थी कि हवेली में आखिर ये क्या हो रहा है। मोहित अब राजू के कमरे की ओर बढ़ा और वहीं अनीता अब शिवानी के कमरे की ओर जाने लगी। मोहित धीरे धीरे राजू की तरफ जा रहा था और ये देखकर राजू ने भी अपनी जेब से एक चांदी का चाकू निकाल लिया, क्योंकि वो जानता था कि पिशाच चांदी से डरते हैं। तभी उसने देखा कि शिवानी भी उसकी तरफ आ रही है और उसके पीछे अनीता भी चुड़ैल बनकर उसे मारने के इरादे से आ रही थी। तभी सरोज ने वो चाकू अनीता की तरफ फेंका, जिससे भी चाकू सीधा अनीता को लगा और वो वहीं एक स्टैचू में बदल गई। राजू और शिवानी तो किसी तरह अपनी जान बचाकर उस हवेली से निकल गए, लेकिन सरोज और मंगत ने अपनी जान अपनी गलती की वजह से गंवा दी।